स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिस्ट्री बाय जीनियस में। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो है गयासुद्दीन बलबन के ऊपर। गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली के दास सुल्तानों में आखिरी महान सुल्तान माना जाता है, जिसने निश्चित रूप से दिल्ली सल्तनत को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी। गयासुद्दीन बलबन एक गुलाम था। वैसे देखा जाए तो इल्तुतमिश को अपने पुत्रों के 3 पुत्र थे इल्तुतमिश के, उनकी योग्यता पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो चाहता था कि उसके देहांत के बाद उसकी वारिस के रूप में, उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसकी बेटी रजिया नई सुल्ताना बने। तो इल्तुतमिश के देहांत के बाद इसके बावजूद बहुत से सरदार जो थे, जो उसके अमीर थे, नोबल्स थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उसका उत्तराधिकारी बनाया, नया सुल्तान बनाया, लेकिन वो अयोग्य सिद्ध हुआ और उसकी बहन रजिया 4 साल तक राज्य करती है। उसे शुरू में बहुत से जो उसके इल्तुतमिश के तुर्क सरदार थे, उन्होंने अपना समर्थन प्रदान किया, यह सोचकर कि यह एक औरत है और ये हमारे अधीन रहेगी। लेकिन रजिया ने अपनी योग्यता का जब सबूत देना शुरू किया, जब उसने अपनी योग्यता का प्रदर्शन शुरू किया, तो उसके सुल्तान सरदार जो थे वो हक्के बक्के रह गए। और इतिहासकारों का तो ऐसा मानना है कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो थी रजिया की, वो उसके औरत होना रहा, क्योंकि शरीयत में ऐसा माना जाता था कि कोई भी मर्द जो है वो औरत के मतहत नहीं रह सकता, क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है उसका सिद्धांत जो है ये शरीयत में नहीं माना जाता था। लिहाजा उसके खिलाफ बगावत हुई और रजिया 1240 में उसे सत्ता से हटा दिया गया, उसका वध हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो भी थोड़े समय बाद ही उसे भी हटा दिया जाता है और 1242 ईस्वी में उसका वध कर दिया जाता है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र अलाउद्दीन मासूद वो कुछ समय के लिए सत्ता संभालता है, लेकिन वो भी नाम मात्र का ही एक तरह से सुल्तान रहा और आखिरकार इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र नसीरुद्दीन महमूद वो बलबन के सहयोग से, उसके समर्थन से सुल्तान बनता है। 20 साल सुल्तान वो रहा, लेकिन उसने अपनी सारी प्रशासनिक शक्तियां जो थी एक तरह से वो सौंप दी थी अपने प्रधानमंत्री बलबन को। तो बलबन के बारे में हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में उसकी गिनती जो है वो एक महान और प्रतिभाशाली शासकों में की जाती है। और 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के देहांत के बाद, जैसा अभी आपको बताया है कि दिल्ली की राजनीतिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तुर्क अमीर और सरदार शक्तिशाली हो गए थे तथा सुल्तान उनके हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। तो इन अमीरों में बलबन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी योग्यता और कूटनीति के बल पर उन्नति करता गया और 1266 ईस्वी में दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। तो उसने अपने 20 वर्षीय शासनकाल में निश्चित रूप से भारत में इस्लामी राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की तथा सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया। अब बलबन के जीवन को अगर हम देखें एक लाइन में, तो स्टैनली लेनपूल ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक लाइन में बलबन का पूरा जीवन जो है वो बयान किया है। वो लिखता है, बलबन द स्लेव, द वाटर कैरियर, द हंट्समैन, द जनरल,
स्टेट्समैन एंड सुल्तान। मतलब कि वो बारी बारी से आप देखिए कि किस तरह से वो अब उसका पद जो है वो बढ़ रहा है। इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर्स अमंग एनी नोटेबल मैन इन द लॉन्ग लाइन ऑफ किंग्स ऑफ दिल्ली। कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए, शासक हुए, उनमें उसकी गिनती जो है वो बहुत ही अहम है। पहले हम संक्षेप में बलबन के जीवन की बात करेंगे कि गयासुद्दीन बलबन ने अपना जीवन एक दास के रूप में आरंभ किया। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह तुर्कों के अलबारी कबीले में एक उच्च परिवार में पैदा हुआ था। उसका पिता 1000 परिवारों का खान था, एक बहुत ऊंचा पद जो कबीले में माना जाता था, तो बहुत ही उसका औहदा ऊंचा था उसके पिता का, और वो स्वयं को अफरासियन का वंशज बतलाता था। छोटी आयु में ही मंगोलों ने उसे बंदी बना लिया और बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच दिया। कुछ समय बाद ख्वाजा उसे दिल्ली ले आया। यहां वो उसे सुल्तान इल्तुतमिश के पास ले गया। क्योंकि बलबन शक्ल सूरत में सुंदर नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। इस पर बलबन को बहुत दुख हुआ। उसने सुल्तान से उसे भी खरीद लेने की प्रार्थना की, जिसे इल्तुतमिश ने स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने आरंभ में उसे केवल भिश्ती का कार्य सौंपा, परंतु अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर वह शीघ्र ही इल्तुतमिश के निकट संपर्क में आ गया। इल्तुतमिश ने उससे प्रभावित होकर उसे चालीसा दल यानी कि चहलगनी का एक सदस्य बना लिया। उसने अपनी एक पुत्री का विवाह भी बलबन के साथ कर दिया। इसके बाद वह निरंतर उन्नति करता रहा और आखिरकार दिल्ली के सुल्तान पद पर पहुंच गया। अब रजिया के अधीन देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन ने उत्तराधिकार के संघर्ष में रजिया को समर्थन दिया था। रजिया ने भी सुल्ताना बनने के बाद बलबन को कई प्रकार से सम्मानित किया और उसे अमीर शिकार, लॉर्ड ऑफ द हंट नियुक्त किया। परंतु 3 वर्ष बाद जब रजिया का पतन आरंभ हुआ तो वह भी बदली परिस्थितियों के मुताबिक उसके विरोधी दल में शामिल हो गया। उसने रजिया के विरुद्ध उसके भाई बहराम शाह का पक्ष लिया और उसके सुल्तान बनने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद बहराम शाह के शासनकाल में देखते हम कि सुल्तान बनने के बाद बहराम शाह ने बलबन को कई प्रकार से सम्मानित किया। उसने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे रिवाड़ी और हांसी की जागीरें इनाम में प्रदान कर दी और बलबन ने इन जागीरों का प्रबंध बड़ी योग्यता और कुशलता से चलाया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद के शासन काल में उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का बहुत विकास हुआ। मसूद ने उसे अमीर हाजिब के उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। 1245 ईस्वी में जब मंगू खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो बलबन ने असीम साहस और वीरता का परिचय देते हुए मंगोलों को भागने पर मजबूर कर दिया। बलबन की इस सफलता से उसकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। इससे उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी और 1246 ईस्वी में उसने एक षड्यंत्र रचकर मसूद को सिंहासन से उतारकर बंदी बना लिया तथा उसके चाचा नसीरुद्दीन महमूद को, जो बड़ाइच का गवर्नर था, नया सुल्तान बना दिया। और बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बड़ी तरक्की की और नसीरुद्दीन महमूद
जब नया सुल्तान बना तो उसने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। सुल्तान ज्यादातर धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था, इसलिए राज्य की समस्त शक्तियां व्यवहारिक रूप से बलबन के हाथों में आ गईं और सुल्तान केवल नाम मात्र का ही सुल्तान रह गया। परिणाम स्वरूप बलबन राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। एक प्रभावशाली अधिकारी के तौर पर उसकी स्थिति जो है ये परिवर्तित हुई और नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में वो इस पद पर ही आसीन रहा। अब प्रधानमंत्री के रूप में 20 साल 1246 से 1266 तक 20 साल उसने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए और विद्रोहियों का दमन भी किया। तो इस दौरान उसकी क्या स्थिति रही ये हम देखते हैं कि सबसे पहले उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। नसीरुद्दीन महमूद ने प्रशासन की सभी शक्तियां बलबन को दे रखी थी। वह राज्य में एक प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए उसने अपने संबंधियों को उच्च पद सौंप दिए। उसने अपने एक भाई किशलू खां को अमीर हाजिब तथा अपने चचेरे भाई शेर खां शंकर को लाहौर और बठिंडा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1249 ईस्वी में सुल्तान ने बलबन को नायब ममालिक की उपाधि प्रदान की, जिसकी शक्ति उप सुल्तान यानी कि डिप्टी सुल्तान के बराबर थी। इससे उसकी शक्तियों और प्रभाव में बहुत वृद्धि हो गई। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। इससे उसकी स्थिति और भी सुदृढ़ हुई। इसके बाद उसने खोखर जाति का दमन करने की ओर कदम उठाए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद देश में राजनीतिक अराजकता फैल गई थी। इसका लाभ उठाते हुए जुड और जेहलम के मध्य क्षेत्र में खोखरों ने विद्रोह कर दिया था, परंतु 1246 ईस्वी में बलबन ने खोखरों के विरुद्ध कूच कर विद्रोह का दमन कर दिया। हजारों खोखरों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बड़ी संख्या में अन्य बंदी बना लिए गए। इसके बाद उसने द्वाब यानी कि गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में हिंदुओं के विद्रोह का दमन किया। तो खोखरों के दमन के बाद बलबन ने दोआब के हिंदुओं के विरुद्ध कूच किया तथा अनेक राजाओं को पराजित किया। उसने यमुना घाटी के शक्तिशाली सामंत त्रिलोक वर्मन को बुरी तरह पराजित किया। इसके अलावा उसने कन्नौज के किले पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने राजपूतों के विरुद्ध अनेक चढ़ाइयां की, खास तौर से रणथंभौर, ग्वालियर, चंदेरी, मालवा वगैरह वगैरह, और इन प्रदेशों में लूटमार से उसे बहुत सी संपत्ति भी प्राप्त हुई। फिर उसका सबसे बड़ा प्रहार जो था वो मेवातियों के विरुद्ध था। दिल्ली के इर्द गिर्द मेवात क्षेत्र में मेवातियों ने बहुत आतंक मचा रखा था। 1248 ईस्वी में बलबन ने उनके विरुद्ध कूच किया तथा उन्हें काफी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया, परंतु वो उनकी शक्ति का पूरी तरह से दमन करने में असफल रहा था। इसके बाद कुछ समय के लिए बलबन के जो विरोधी थे वो बलबन के खिलाफ साजिश में सफल हुए और सुल्तान ने कुछ समय के लिए उसे प्रधानमंत्री पद से हटा भी दिया। इसमें हम देखते हैं कि वो अपनी लगातार सफलताओं के कारण सारे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था और उसकी बढ़ रही शक्ति और प्रतिष्ठा
उसके विरोधियों की आंखों में खटकने लगी थी। परिणामतः उन्होंने बलबन के विरुद्ध सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने बलबन के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जिसमें बलबन का भाई किशलू खां भी शामिल हो गया। परिणाम स्वरूप 1253 ईस्वी में बलबन को उसके पद से हटा दिया गया। बलबन रिवाड़ी और हांसी की अपनी जागीर पर वापस आ गया। इमामुद्दीन रेहान को नया प्रधानमंत्री बना दिया गया। रेहान बलबन के समान योग्य नहीं था, इसलिए दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगीं, तो फरवरी 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दोबारा प्रधानमंत्री बना लिया तथा रेहान को बदायूं में जागीर देकर भेज दिया। इससे बलबन की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। जब बलबन ने राजधानी में प्रवेश किया तो लोगों ने खुशियां मनाई। मिनहाजुल सिराज ने इस घटना का विवरण देते हुए लिखा है कि उलुग खां की सफलता चारों ओर चमकने लगी। उलुग खां यानी कि वो बलबन के लिए ये वर्ड जो है, नाम जो है यूज कर रहा है। देवी कृपा के द्वार खुल गए तथा धरती पर वर्षा होने लगी। सब लोग उसके आगमन को मानव जाति के लिए शुभ मानने लगे। इसके बाद बलबन कुतलू खां और किशलू खां के विद्रोहों का दमन करता है। कुतलू खां अवध का गवर्नर था। उसने सुल्तान की विधवा मां के साथ विवाह कर लिया था। वह बलबन का कट्टर दुश्मन भी था। 1255 ईस्वी में उसने रेहान के साथ मिलकर बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बलबन के कई विरोधी मुस्लिम सरदार तथा हिंदू शासक भी उसके साथ आ मिले। बलबन ने इस संघ को बुरी तरह पराजित किया। कुतलू खां सिरमौर की पहाड़ियों की ओर भाग गया, जबकि रेहान लड़ता हुआ मारा गया। उच्च का गवर्नर किशलू खां, जो बलबन का भाई भी था, ने 1257 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। पहाड़ों से कुतलू खां भी उसके साथ आ मिला। शेख कुतुबुद्दीन, काजी शमसुद्दीन आदि कई असंतुष्ट सरदार भी उसके साथ मिल गए। संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली की ओर कूच किया, परंतु बलबन ने बड़ी कठोरता और बहादुरी से इन विद्रोहों को कुचल दिया। कुतुबुद्दीन और शमसुद्दीन को दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया, जबकि किशलू खां भी मुल्तान होते हुए इराक की ओर भाग गया। मेवाती एक लंबे समय से दिल्ली सल्तनत के विरोधी रहे थे और सदा लूटमार में व्यस्त रहते थे, जैसा कि अभी हमने बात की है। तो दिल्ली के समीप ही इनके कबीले बसे हुए थे। बलबन ने पहले भी इनका दमन करने का प्रयास किया था, परंतु अपने उद्देश्य में पूर्ण तौर पर सफल नहीं हुआ था। 1259 ईस्वी में उसने अपने अभियान में लगभग 12,000 मेवातियों का वध कर दिया और बड़ी संख्या में इनकी खाल खिंचवा दी। उसने लगभग 250 मेवाती नेताओं को भी बंदी बना लिया। इस प्रकार वो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सफल हुआ। इन सफलताओं के परिणाम स्वरूप बलबन प्रजा में बहुत लोकप्रिय हो गया और उसने अपने प्रति सुल्तान के विश्वास को उचित प्रमाणित किया। डॉक्टर के दत्ता लिखते हैं इसी बात को कि बलबन प्रूव्ड हिमसेल्फ वर्दी ऑफ द कॉन्फिडेंस thus reposed in him. He did his best to save the state from the perils of internal revolts and external invasion. डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, but for Balban's vigor and energy, kingdom of Delhi would have hardly survived the shocks of internal revolts and external invasions.
तो 1266 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। बलबन बड़ी आसानी से दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इस तरह से बलबन ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 20 वर्षीय कार्यकाल में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। तो जब वो सुल्तान बना तो उसके लिए ये औदा जो है ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, और जैसे कहा जाता है कांटों का बिछौना था। किस तरह से ये हम देखते हैं कि किन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा था। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उनके मन में सुल्तान के प्रति सम्मान की भावना समाप्त हो गई थी। तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। बर्नी लिखता है कि फियर ऑफ द गवर्निंग पावर which is the basis of all good government and the sources of the glory and splendor of the state had departed from the hearts of all men and the country had fallen into a wretched condition। मतलब कि प्रशासनिक सत्ता का डर जो किसी भी अच्छी सरकार और राज्य की प्रतिष्ठा और शानो शौकत का आधार है, सभी लोगों के दिलों से जाता रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बेशक इल्तुतमिश ने प्रशासन के संगठन के उद्देश्य से चालीसा दल का संगठन किया था, परंतु इस समय इसकी गतिविधियां बलबन के लिए एक चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि बलबन स्वयं भी इस दल का सदस्य रहा था, इसलिए वो इसकी गतिविधियों से भली भांति परिचित था। इसके अलावा दल के शेष सदस्य भी यह सहन करने को तैयार नहीं थे कि उनका ही एक सदस्य सुल्तान बनकर उन पर अधिकार स्थापित करे। इसलिए बलबन के लिए इनकी शक्ति का दमन करना अत्यंत आवश्यक हो चुका था। इसके अलावा दरबार में बढ़ रहे षड्यंत्रों का लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय अधिकारी भी महत्वाकांक्षी होते जा रहे थे और विद्रोहों की तैयारियां करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि इनके साथ साथ मेवातियों और दुआब के हिंदुओं के विद्रोहों ने भी बलबन की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया था, और सबसे बढ़कर बलबन की एक अन्य समस्या राज्य की बिगड़ रही आर्थिक दशा थी। सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका था, परिणामतः आंतरिक शासन व्यवस्था के लिए प्रबंध काफी कठिन हो रहा था। और सबसे ज्यादा अहम जो बाहरी हम लोगों की बात हम करते हैं कि बलबन ने मंगोलों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने के प्रयास किए थे। इसी कारण उसने हलागू खां के दूत का बड़े जोश के साथ स्वागत भी किया था, परंतु मंगोलों का भारत पर आक्रमण करने का खतरा निरंतर बढ़ रहा था। इसलिए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा और देश को मंगोल आक्रमणों से बचाना भी बलबन की एक बड़ी समस्या बन चुका था। तो इस तरह से हम देखें कि बलबन ने इन समस्याओं का सामना करने के लिए एक कड़ी नीति अपनाई। तो क्या है उसकी ये नीति? ये नीति थी उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लौह की नीति। दरअसल ये नीति है क्या कि बलबन अपनी स्थिति को, राज्य की सुरक्षा को संगठित करने के लिए तलवार का उपयोग करने और रक्त बहाने से अपने विरोधियों का हरगिज वो संकोच नहीं करता था, और उसका एकमात्र लक्ष्य था कि राज्य में शांति स्थापित करना। और अपनी स्थिति को संगठित करने के लिए उसने इस क्रूर नीति का, क्रूर हम कहेंगे कि उसने क्रूर नीति अपनाई, और
ये नीति अच्छी थी, गलत थी, ये तो हम आगे चल के टॉपिक के आखिर में इसके ऊपर विवेचना करेंगे। लेकिन ये नीति जो थी, इसके प्रमुख पहलू क्या थे? इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू था सप्रेशन ऑफ द मेवातीज, मेवातियों का दमन। अपने प्रधानमंत्री काल में भी बलबन ने मेवातियों की शक्ति का दमन करने का प्रयास किया था। 1259 ईस्वी में उसने लगभग 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया था, परंतु बलबन को अपने उद्देश्य में पूर्ण तौर पर सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वे अब भी दिल्ली और इसके इर्द गिर्द प्रदेशों में लोगों को लूट लिया करते थे और स्वयं जंगलों में छुप जाते थे। दिल्ली में उनका आतंक इस हद तक बढ़ चुका था कि सायंकालीन नमाज के तुरंत बाद राजधानी के पश्चिमी द्वार बंद कर दिए जाते थे। इसलिए बलबन ने अपना ध्यान सबसे पहले राजधानी की सुरक्षा की ओर केंद्रित किया। उसने राजधानी के इर्द गिर्द सैनिक चौकियां कायम की और यहां रक्त पिपासु अफगान सैनिक नियुक्त किए। उनके प्रदेशों में जंगलों को साफ कर दिया गया ताकि वो यहां छुप ना सकें। इसके बाद है कि उसने दोआब में डाकुओं का दमन किया। गंगा यमुना दोआब में इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा था। उनकी गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में जनजीवन, संपत्ति तथा व्यापार आदि सुरक्षित नहीं रह गए थे। मेवातियों से निपटने के बाद बलबन ने इन डाकुओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाई। भोजपुर, कंपिल, जलाली, पटियाली वगैरह में सैनिक चौकियां स्थापित की गईं और उसने यहां अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। डाकुओं के विरुद्ध कठोर नीति का अनुसरण करते हुए बलबन ने इनके विरुद्ध चढ़ाई कर दी। बड़ी संख्या में डाकुओं को कत्ल कर दिया गया, जबकि उनकी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया गया। बर्नी लिखता है कि प्रत्येक गांव और जंगल में लाशों के ढेर देखे जा सकते थे। बलबन की इस कठोर नीति के परिणाम स्वरूप सारे क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई तथा अनेक वर्षों तक किसी ने भी गड़बड़ी फैलाने का साहस नहीं किया। इसके बाद उसने कटेहर यानी कि रोहेलखंड में हिंदुओं का दमन करने की योजना बनाई, क्योंकि इस इलाके में हिंदुओं की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तो उन्होंने यहां विद्रोह कर दिया। बदायूं और संभल के सूबेदार भी इनके विद्रोहों का दमन करने में असफल रहे। दोआब में डाकुओं से निपटने के बाद बलबन ने कटेहर के विद्रोहियों की ओर ध्यान केंद्रित किया। इनके गांवों पर आक्रमण करते हुए बलबन ने इनके घरों को जला देने का आदेश दे दिया। 8 वर्ष से ऊपर आयु के सभी पुरुषों को कत्ल कर दिया गया, जबकि स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया गया। कहा जाता है कि प्रत्येक गांव और जंगल में शवों के ढेर लग गए तथा एक लंबे समय तक कटेहर के लोगों ने दोबारा विद्रोह करने का दुस्साहस नहीं किया। इसके बाद एक बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट कदम बंगाल में विद्रोह का दमन उसने किया। तो बलबन को अपने शासन काल के आखिरी वर्षों में बंगाल में विद्रोह का सामना करना पड़ा था। 1289 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था तथा सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। बंगाल में विद्रोह की सूचना मिलते ही बलबन ने अवध के सूबेदार अमीर खां के नेतृत्व में तुगरिल खां के विरुद्ध अभियान भेजा, परंतु अमीर खां पराजित होकर वापस भाग आया। अमीर खां की कायरता से क्रुद्ध होकर बलबन ने उसे दिल्ली दरवाजे पर सूली पर चढ़ा दिया।
1280 ईस्वी में उसने मलिक तारगी के अधीन तुगरिल खां के विरुद्ध एक और अभियान भेजा, परंतु यह भी अपनी उद्देश्य पूर्ति में असफल रहा। आखिरकार बलबन ने स्वयं बंगाल के विरुद्ध कूच करने का निश्चय किया। बलबन के आगमन की सूचना पाते ही तुगरिल खां अपनी राजधानी लखनौती छोड़कर जाजनगर के जंगलों की ओर भाग गया। बलबन ने लखनौती पर अधिकार कर लिया तथा हसमुद्दीन के अधीन बंगाल का प्रबंध छोड़कर तुगरिल खां की खोज में निकल पड़ा। उसने अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी बंगाल के विभिन्न भागों में भेज दिया। आखिरकार शेर अंदाज के नेतृत्व में तुगरिल खां को खोज निकाला गया। मलिक मुकद्दर ने उसका वध कर दिया तथा उसका सिर सुल्तान के पास पेश किया। बड़ी संख्या में तुगरिल खां के संबंधियों और सहयोगियों को बंदी बना लिया गया तथा लखनौती के मुख्य बाजार में सबके सामने उन्हें कठोर दंड दिए। बर्नी लिखता है कि किसी को भी इस प्रकार की कोई अन्य घटना याद ना थी और कई तो डर के मारे कांपने लगते थे। अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर बलबन दिल्ली लौट आया, परंतु बंगाल से लौटने से पहले उसने बुगरा खां को भी विद्रोह के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी तथा उसे निर्देश दिया था कि ऐसी स्थिति में उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो तुगरिल खां के साथ हुआ है। तो इस तरह से बलबन ने ये एक बहुत ही बड़े विद्रोह का दमन किया और इसके बाद कई विद्रोही उन्होंने विद्रोह करने जो योजना बना रहे थे विद्रोह की, उन्होंने योजना ही त्याग दी। आगे बलबन का एक और महत्वपूर्ण कदम चालीसा की शक्ति का दमन करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ द 40। अब उसने चहलगनी या चालीसा दल की शक्ति का किस तरह से दमन किया, क्योंकि ये बलबन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द ये दल जो है ये बना हुआ था। वो इस तथ्य से भी भली भांति परिचित था कि इसकी शक्ति का दमन किए बिना उसके लिए अपनी स्थिति को संगठित करना बहुत कठिन है। इसलिए उसने इस दल की शक्ति का दमन करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि बलबन के साम्राज्य में उच्च पदों पर निम्न दर्जे के तुर्कों को नियुक्त करना शुरू किया। इस प्रकार उसने उच्च पदों पर दल के सदस्यों का एकाधिकार, उनकी मोनोपोली समाप्त कर दी। दूसरा, बलबन ने अनुभव किया कि तुर्क सरदारों की शक्ति के विकास का मूल कारण उनकी अपार समृद्धि और बड़ी बड़ी जागीरें हैं। इसलिए उसने वृद्ध सरदारों की जागीरें छीनकर उन्हें शक्तिहीन बना दिया। दूसरी ओर उसने इन्हें गुजारे के लिए पेंशन देना शुरू किया। इसके अलावा उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दंड देने शुरू किए। उदाहरण के तौर पे उसने बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को कोड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने अपने एक दास की हत्या करवा दी थी। इसी तरह अवध के सूबेदार हैबत खान ने शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। बलबन ने उसे 500 कोड़ों का दंड देकर मृतक की विधवा को सौंप दिया। बाद में हैबत खान ने उसे 2000 टंके देकर अपनी जान बचाई। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां शंकर, जो समाना, भटिंडा तथा भटनेर का गवर्नर था तथा चालीसा का भी एक प्रमुख सदस्य था, को जहर देकर मरवा दिया था। इसी प्रकार उसने अमीर खां को मृत्युदंड दे दिया था, क्योंकि वह तुगरिल खां के हाथों पराजित होकर भाग आया था। तो इस तरह बलबन ने लगभग सभी तुर्क सरदारों को अपने रास्ते से हटाकर अपनी स्थिति को संगठित किया
तथा निरंकुश राज्य की स्थापना की। इसके अलावा बलबन ने तुर्क सरदारों के परस्पर वैवाहिक संबंधों पर भी रोक लगा दी। फिर बलबन ने इन सरदारों के द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्रों पर नजर रखने के लिए एक कुशल जासूसी विभाग का गठन किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि इनकी स्थिति निश्चित रूप से इन्हें निरुत्साहित करने में सफल रही। वो लिखते हैं कि देयर प्रेजेंस मस्ट हैव लेड टू द डिमोरलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी to a large extent and the suppression of even the more legitimate and harmless amenities of social life. आगे बलबन की हम मंगोल नीति की बात करेंगे। मंगोल मध्य एशिया की एक खूंखार जाति थी। बलबन के प्रधानमंत्री काल में भी मंगोलों ने भारत पर अनेक आक्रमण किए थे। सीमांत प्रदेश पर खोखरों का सहयोग प्राप्त होने से मंगोलों का उत्साह और भी बढ़ गया था। मंगोल आक्रमणों का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि लाहौर का नगर लगभग खाली हो गया था। इसलिए बलबन ने मंगोल समस्या से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए। उसने नए प्रदेशों पर अधिकार करने का विचार त्याग दिया एवं ज्यादा समय राजधानी में ही रहने का प्रयास किया। संभवतः यही कारण है कि बलबन ने बंगाल में विद्रोह के बाद 2 बार स्वयं ना जाकर अपने अन्य सरदारों को ही भेजा। दूसरा है कि उसने मंगोलों के आने के मार्ग पर हर 50 मील की दूरी पर शक्तिशाली दुर्गों का निर्माण करवाया। इनमें बठिंडा, सिरसा, अबोहर और भटनेर के दुर्ग विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बलबन ने कई पुराने दुर्गों की मुरम्मत करवाई तथा उनमें सशस्त्र सैनिकों की नियुक्ति की। फिर बलबन ने सैनिक सुधार लाते हुए बुजुर्ग सैनिकों को सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया तथा उनकी जगह नौजवान अफगान सैनिकों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया। इन्हें सैनिक शिक्षा दी गई तथा आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया गया। इसके अलावा बलबन ने मुल्तान, समाना, दीपालपुर वगैरह प्रदेशों को फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि सीमा प्रांत घोषित कर दिया। इसके प्रबंध के लिए उसने अपने सुयोग्य संबंधियों को नियुक्त किया। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां शंकर को, जो एक शूरवीर सैनिक योद्धा भी था, इस प्रांत का प्रबंधक नियुक्त कर दिया था। 1270 ईस्वी तक अपने कार्यकाल के दौरान उसने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने इस प्रांत का पुनर्गठन किया। उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को लाहौर, दीपालपुर, सिंध और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया, जबकि उसका छोटा पुत्र बुगरा खां सुनाम और समाना का सूबेदार बना। तो इस तरह से बलबन ने एक कदम उठाते हुए मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रयास किए। परंतु शेर खां की मृत्यु के बाद मंगोलों ने भारत पर निरंतर आक्रमण शुरू कर दिए। एक बार तो महमूद खां और बुगरा खां की संयुक्त सेनाओं ने भी मंगोलों को भारत से खदेड़ दिया था, परंतु मंगोल आक्रमणों का सिलसिला लगातार जारी रहा। 1279 ईस्वी में जब बुगरा खां बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ तो उत्तर पश्चिमी सीमांत सुरक्षा के प्रयास निश्चय ही कमजोर पड़े। 1285 ईस्वी के आरंभ में मंगोलों ने समर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। बेशक मोहम्मद खां ने मंगोलों का डटकर मुकाबला किया, परंतु उन्हें पराजित करने में असफल रहा
और आखिरकार लड़ता हुआ मारा गया। बलबन भी मोहम्मद खां की मृत्यु का शोक सहन न कर सका तथा 1286 ईस्वी में उसका भी देहांत हो गया। आगे हम बात करेंगे बलबन की प्रशासनिक सफलताओं की, कि वो सिर्फ एक सैनिक योद्धा ही नहीं था बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। प्रशासन के क्षेत्र में उसने कई उपलब्धियां हासिल की थी, जैसे कि उसने निष्पक्ष न्याय प्रदान किया। ये उसके शासन प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता थी। न्याय प्रदान करते समय वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता था। यहां तक कि यदि कोई अमीर या उच्च अधिकारी भी अपराध करता था तो वो सुल्तान का दंड पाने से बच नहीं सकता था। अवध के गवर्नर हैबत खां तथा बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक के अपराधों के लिए बलबन ने उन्हें इतने कठोर दंड दिए कि किसी भी अपराधी के सामने ये उदाहरण बन गए। परिणामतः राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो सकी। दूसरा है कि उसका गुप्तचर विभाग जो था वो भी बड़ा कुशल था, एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। तो बलबन ने एक कुशल गुप्तचर विभाग का गठन किया। वो जानता था कि कुशलता पूर्वक राज्य करने के लिए आवश्यक है कि वह एक ऐसी संस्था का भी गठन करे जो उसके विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों पर नजर रखे तथा राज्य में होने वाली घटनाओं की भी उसे जानकारी दे। इसलिए उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसों का एक जाल सा फैला दिया था। उसने बड़े योग्य व्यक्तियों को इस विभाग में नियुक्त किया तथा इन्हें अपने निरंकुश शासन का अभिन्न अंग बना लिया। जासूसों को अच्छा वेतन दिया जाता था तथा उन्हें राज्य के सभी पदाधिकारियों के प्रभाव से ऊपर रखा गया था। परंतु यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता था तो उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। आगे बलबन के सैनिक सुधार। तो राज्य की आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए बलबन शक्तिशाली सेना की आवश्यकता को जानता था। इसलिए उसने सेना के पुनर्गठन की ओर ध्यान दिया। उसने उन सभी बुजुर्ग अमीरों से जागीरें छीन ली जो सैनिक सेवा के योग्य नहीं थे। इनकी जगह उन्हें निर्वाह के लिए पेंशनें दी गई। बलबन ने कुछ नौजवान जागीरदारों को वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी, परंतु इसमें उसे विशेष सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। इसके अलावा उसने बुजुर्ग सैनिकों को रिटायर कर उनकी जगह नौजवान सैनिक नियुक्त किए। फिर बलबन ने सभी पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। उसने इमादुल मुल्क को अर्ज ममालिक यानी कि सेना मंत्री नियुक्त किया। उसने सेना के प्रबंध के लिए विशेष भूमिका निभाई। उसने सेना में अनुशासन, सैनिकों के प्रशिक्षण तथा वेतन संबंधी नियम तैयार किए। तो इस तरह से ये बलबन के प्रशासनिक उसकी उपलब्धियों में इन्हें गिना जा सकता है। और आगे बात करेंगे हम बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप की। इल्तुतमिश के अयोग्य तथा कमजोर उत्तराधिकारियों के मद्देनजर तुर्क सरदारों की शक्तियां बहुत बढ़ गई थी और सुल्तान उनके हाथों में कठपुतली मात्र बनकर रह गए थे। परंतु बलबन ने राजबल का नया सिद्धांत पेश किया जिसका उद्देश्य सुल्तान की शक्तियों को पुनर्स्थापित करना था तथा प्रजा में उसकी शक्ति का डर कायम करना था। तो सबसे पहले उसने दैवीय अधिकार का सिद्धांत जो है ये सामने रखा। वो
थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसके अनुसार उसकी शक्ति का आधार सरदार या जनता नहीं बल्कि अल्लाह है। वो शासक को जिल्ले अल्लाह यानी कि अल्लाह की परछाई या नयाबत खुदाई, धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। इस प्रकार उसने दो बातों पर विशेष जोर दिया। पहला, सुल्तान का ओहदा, सुल्तान का पद ईश्वर से प्राप्त होता है, तथा दूसरा, सुल्तान के लिए निरंकुश होना जरूरी है। उसने घोषणा की कि ईश्वर के बाद सुल्तान ही सबसे अधिक सम्मानीय व्यक्तित्व है। वो लिखता है, किंग्स हार्ट इज ए पेक्यूलियर स्टोर हाउस ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड नो ह्यूमन बीइंग कैन इक्वल द किंग इन दिस रिस्पेक्ट। कि इस मामले में कोई भी आम आदमी जो है वो सुल्तान की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए सबको उसका आदर करना चाहिए। दूसरा था कि उच्च घराने से संबंधित राजपद वो मानता था, किंगशिप रिलेटेड टू अपर क्लास। बलबन का मत था कि केवल उच्च घराने से संबंधित शासक ही राज्य करने के योग्य है। उसने अपना संबंध भी अफस्याब के वंश के साथ जोड़ा। उसने सभी राज्याधिकारियों के वंश से संबंधित भी जांच पड़ताल करवाई। वह निम्न घराने के लोगों से घृणा करता था, इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों से ऐसे लोगों को हटा दिया। इसके अलावा बात हम करेंगे तुर्कों की जाति श्रेष्ठता में उसका विश्वास था। वो तुर्कों की जाति श्रेष्ठता मानता था, किंतु भारतीय मुसलमानों से घृणा करता था। इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्कों की ही नियुक्ति की। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके सिद्धांत में यह है कि उसने सुंदर दरबार की स्थापना की। बलबन ने आम लोगों के मन में सुल्तान की शक्ति का डर पैदा करने के लिए एक सुंदर दरबार की स्थापना की। उसने विलास में जीवन का त्याग कर दिया तथा दरबार के लिए कुछ नियम निश्चित किए, जिनका पालन सभी दरबारियों के लिए आवश्यक था। उसने दरबारियों के लिए विशेष पोशाकें निश्चित कर दी, यानी कि उसने ड्रेस कोड जो है ये बनाया, और स्वयं भी सुंदर वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित होने लगा। दरबार में मदिरापान, जुआ, बेवजह हंसी मजाक आदि पर पाबंदी लगा दी गई तथा सुल्तान की आज्ञा के बिना कोई भी दरबारी दूसरे से बात नहीं कर सकता था। उसने सिजदा यानी कि सुल्तान के सामने झुकना तथा पाए बोस यानी कि सुल्तान के पांव चूमना आदि परंपराओं को प्रचलित किया। दरबार की शान को बढ़ाने के उद्देश्य से बलबन हर साल ईरानी त्योहार नौरोज मनाने लगा। तो बलबन जानबूझकर आम प्रजा से दूर रहता था। कहा जाता है कि एक बार दिल्ली के एक अमीर व्यापारी ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तथा उसे अपनी सारी दौलत भेंट करने का भी वायदा किया, परंतु बलबन ने उसे मिलने से ही मना कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से उसने अपना करैक्टर जो है ये आम लोगों के सामने रखा। तो आगे हम बात करेंगे कि बलबन को दास सुल्तानों में सबसे महान माना जाता है, क्यों? अक्सर एक कंट्रोवर्सी भी है कि दास सुल्तानों में सबसे महान कौन था, इल्तुतमिश या बलबन। इतिहासकार इस मत पर एक मत नहीं है। सर वुल्जली हेग तथा डॉक्टर के दत्ता के अनुसार इल्तुतमिश को ही दास सुल्तानों में सबसे महान माना जा सकता है।
परंतु आमतौर पर इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं है। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा के अनुसार इल्तुतमिश को दास सुल्तानों में सबसे महान मानना अतिशयोक्ति होगी। यह उपाधि बलबन के लिए सुरक्षित रखना उचित होगा। All I can do is to crush the cruelties of the cruel and see that the persons are equal before the eyes of law। ये बलबन का मानना था और इस तरह से उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी महानता का सबूत जो है वो दिया। इल्तुतमिश ने बेशक अपने शासनकाल के दौरान महान सफलताएं प्राप्त की थी, परंतु वो इन्हें पूरी तरह संगठित नहीं कर पाया था तथा उसके उत्तराधिकारियों के अधीन राज्य की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी। दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया था तथा विद्रोही तत्व दोबारा सिर उठाने लगे थे। या हम यूं कहें कि इल्तुतमिश ने जिस जगह से उठाकर सल्तनत को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया था, लेकिन जिस समय बलबन सुल्तान बना वो दोबारा से अर्श से फर्श पर आ चुका था। वो स्थिति जो है वो ऐसी बन चुकी थी। तो बलबन ने कुशल प्रशासन तथा निष्पक्ष न्याय का प्रबंध किया। उसने राज्य के विद्रोहियों के विरुद्ध रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया तथा अपराधियों को कठोर दंड देने की प्रथा शुरू की। परिणामतः कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 10 बार अवश्य सोचने लगा। बलबन ने राज्य के प्रसार की ओर नहीं बल्कि साम्राज्य के संगठन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी को अपना आधार बनाकर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का प्रसार किया। इसलिए बलबन की सफलताएं इल्तुतमिश के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। इसलिए उसे दिल्ली के दास सुल्तानों में सबसे महान माना जाएगा। और अगर हम ये बात करें कि बलबन ने जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, क्या उसकी नीति उचित थी, तो हम कहेंगे कि जिन परिस्थितियों में बलबन ने इस नीति को अपनाया था वो नीति निश्चित तौर पर उचित कही जा सकती है। क्योंकि अगर बलबन ने उस दौर में इस नीति को ना अपनाया होता तो संभव है कि बलबन अपनी सल्तनत को संगठित करने में भी असफल रहता और उसके विरोधी और सल्तनत के विद्रोही वो अपने उद्देश्यों में अवश्य सफल हो जाते। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। इसके अलावा आप हमारी मेल आईडी genius.history25@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।